नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करेंगे। ये क्या है? एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को समझने से पहले ये क्या दो प्रकार की होती है। इक्विलिब्रियम क्या है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपकी ट्रांसलेशनल एंड सेकंड है रोटेशनल। ठीक है। ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ये एक्चुअल में क्या है कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन तब पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको बताना जरूर था। इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको केवल कि ये भी होती है इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होती है जो एक्चुअल में क्या ट्रांसलेशनल मोशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन, ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन जो है उस मोशन के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन जो है उसमें ये इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन ना करे और ट्रांसलेशनल मोशन करे तब ये अप्लाई होगा। तो आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। ये दोनों चीजें हैं, लेकिन अभी हम केवल इसी के बारे में, इस वीडियो में इसी के बारे में करेंगे। ठीक। और अब ये इक्विलिब्रियम होती क्या है? ये इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन। इक्विलिब्रियम यानी सामंजस्य। हिंदी में क्या कहते हैं? बैलेंस हो, बैलेंस कंडीशन हो, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस सिचुएशन कहेंगे। ये क्या है? बैलेंस सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज 0। इस सिचुएशन में क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नेट फोर्स 0 होगा। तो 0 होने से क्या होगा? रिजल्टेंट। तो इट रिजल्ट्स इनटू एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो ये क्या होगा? इससे ट्रांसलेशनल मोशन की एब्सेंस हो जाएगी, यानी किसी भी तरह का इसमें क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, यानी चेंज इन पोजीशन नहीं होगा। सेंस एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। और 2 टाइप्स हो ही गया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और नेट फोर्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम होती क्या है। तो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस सिचुएशन जिस सिचुएशन में क्या होता है? नेट फोर्स, यानी कि जो भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, वो क्या है? 0 है। और इंटरनल भी 0 ही होंगे। ठीक है, नेट फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल 0 होंगे। तो इंटरनल तो 0 होते ही होते हैं, उनसे तो हमें वैसे भी मतलब नहीं होता, लेकिन यहां एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो रहा है? इसके ऊपर 0 हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा? वहां पे एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन पोजीशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन इन सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब उसमें कोई तरह का, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये तो हुई आपकी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस। ऐसे मैं रब कर दूं। अब आगे इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक को हम आगे थोड़ा सा करें उससे पहले मैं आपको एक टर्म्स के बारे में और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो टर्म है कॉन्करेंट
फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है एक्चुअल में? फोर्स अप्लाइंग ऑन फोर्सेस, सॉरी फोर्स नहीं, फोर्सेस अप्लाइंग ऑन कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे तो जैसे क्या है, ये आपका कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी पॉइंट है, पॉइंट ए है मान लीजिए, इस पे क्या हो रहा है, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ए बी, ठीक है, और ये क्या हो गया, तीसरा फोर्स F1 F2 और F3। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो इन सब फोर्सेस को जो क्या हो रहा है, इनके कॉमन पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, पॉइंट ए पे इनका एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इनका ए है। जब 2 और मोर देन 2 फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, कॉमन हो, तो उन सब फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, उन सब फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। तो अब इफेक्ट क्या होगा कॉन्करेंट फोर्सेस का, क्या होगा कि कॉन्करेंट फोर्सेस आर एडेड फॉलोइंग वेक्टर रूल। वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हुए वो क्या करेंगी, वो सब फोर्सेस क्या होंगे, ऐड होंगे, और देयर इज नेट फोर्स, देयर इज जनरेशन ऑफ नेट फोर्स। तो क्या होगा, कॉन्करेंट फोर्सेस की वजह से जनरेशन ऑफ नेट फोर्स का जनरेशन होगा, कोई भी नेट फोर्स का जनरेशन होगा, और इस नेट फोर्स की वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखिए आप, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। और ये सब क्या होंगे, वेक्टर, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है ही, तो ये वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हुए ऐड होंगे, और ऐड होकर के क्या होगा, इनसे एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट के अंदर, उस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो या तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गया आपका कॉन्करेंट फोर्स का कंसेप्ट, समझ में आ गया आपको। अब कॉन्करेंट फोर्स से ही हमें क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मिलेगा। क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मिलेगा। तो क्या है, इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम वेक्टर सम ऑफ ऑल कॉन्करेंट फोर्सेस इज 0, ठीक है। वो सभी जितने भी फोर्सेस वहां पे लग रहे होंगे उनका क्या होगा, वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा, मींस नेट फोर्स इज 0। जब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी तरह का एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम और रेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम और रेस्ट में ये डिफरेंस है कि रेस्ट पोजीशन होता है ना, रेस्ट में तो क्या होता है, जनरली फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा होता है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो हम उस चीज को तो क्या कहेंगे, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है,
तो ये रेस्ट पे क्या हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो क्या हो गया, अगर इस पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट पे रहेगा, तो उससे हम तो क्या कहेंगे, रेस्टिंग पोजीशन कहेंगे। लेकिन यदि इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्या है वो इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं कि उनकी वजह से जो नेट फोर्स है वो जीरो बन गया है, तो उस पोजिशन को हम रेस्ट पोजिशन ना कह करके उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजिशन कहेंगे। बस यही है इक्विलिब्रियम और रेस्टिंग पोजीशन में डिफरेंस। रेस्ट में क्या होता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता है, और फोर्स ही नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, वो चीज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर क्या होता है, फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्स हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा या फोर्स अप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। इस वजह से वहां पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा। तो रेस्ट पे रहने की वजह से उसे हम एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई भी जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे, जैसे पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उन फोर्स का क्या कीजिए, आप वेक्टर सम कीजिए, और वेक्टर सम करने के बाद हमें इसका वो करना है। अब एक बात और है, हम इसका क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम दो तरह से करेंगे। वेक्टर सम भी करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि क्या है कि जैसे ये पॉइंट है, अब पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, डिफरेंट फोर्स मान लो अप्लाई हो रहे हैं, ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये फोर्स हो गया, और एक ये फोर्स अप्लाई हो गया, F3, F1 और F2, ठीक है, ये तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है। और यहां पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की, यानी कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, देखो आप ध्यान से देखिए, आप नेट फोर्स जीरो तब होगा कि ये दोनों जो फोर्स है, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम करो, तो इन दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे, F1 और F2 का वेक्टर सम हम करेंगे, तो वो जो भी वेक्टर सम आ रहा है वो वेक्टर सम F तरीके क्या हो, इक्वल और ऑपोजिट हो, इक्वल और ऑपोजिट हो। तो देखो वेक्टर सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स को हमें क्या करना है, कोई भी लॉ लगाना है, हम लॉ लगाएंगे, लॉ लगाएंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो वो जो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा, तीसरे फोर्स के क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तब जाकर के क्या होगा, वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों की वजह से जो फोर्स बनेगा वो फोर्स इस तीसरे फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तब वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन कैसी भी हो, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा इनका, इस तरह से होना चाहिए कि उनका ओवरऑल सम नेट फोर्स यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी आपका ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मानी जाएगी। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो ये था कि हम क्या कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, वेक्टर को जब फोर्स को ऐड करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, टू डायरेक्शंस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर लेते हैं, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, टू इक्वेशंस मिल जाएगी, और एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये है कि जितने आपके पास में वेरिएबल्स हैं तो आपको उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस चाहिए। तो अब हमने ये क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड क्यों किया है, वो इसलिए करते हैं हम, ताकि क्या हो, हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व वेरिएबल्स मिल जाए। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होता है, नेट फोर्स तो जीरो होता ही होता है, नेट फोर्स जीरो होता है के साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने के साथ ही साथ में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस जीरो होंगे, और साथ में हॉरिजॉन्टल में भी क्या होंगे, सारे फोर्सेस जीरो ही होंगे, नेट फोर्स जीरो होंगे।
ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में लेने की वजह सिर्फ इतनी सी है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अलग अलग डायरेक्शन अगर हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं, तो उसको लेने का बेनिफिट सिर्फ यही है कि हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाती है, 2 मिल जाएंगी। अगर हम नेट फोर्स को ही, सिंपल फोर्सेस को ही ऐड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बनती है, लेकिन हम अगर उनका रिजोल्यूशन करके इक्वेशंस बनाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 2 इक्वेशंस बन जाएगी। और 3 डायमेंशनल सिचुएशन के अंदर, 3 डायमेंशनल सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, अब क्या है इसको मैं रब कर देता हूं, रब करके मैं बताता हूं भाई 3 इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये 3 फोर्सेस अप्लाई हो गए, F1, F2 और F3। तो 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों सिचुएशन के अंदर ये 0 होगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि इनके कंपोनेंट्स को भी ऐड करें इंडिविजुअल डायरेक्शन में, तो उनका सम भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x इज इक्वल टू 0 x डायरेक्शन में। दूसरी बात, F1y प्लस F2y प्लस F3y इज इक्वल टू 0। और तीसरा हो गया F1z प्लस F2z प्लस F3z भी 0 होगा। तो ध्यान से देखिए आप, हमारे पास क्या हो गया है, 4 इक्वेशंस आ गई है, 1, 2, 3 और 4। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर केवल एक ही वेरिएबल हो, यानी कि क्या 2 तो दिए हुए हों और तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या होगा, इसी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को देख लेंगे और हॉरिजॉन्टल में देख लेंगे, या अपवर्ड या लोअर डायरेक्शन में देख करके, यानी कि इन 3 इक्वेशंस को यूज करते हुए भी नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टू सॉल्व वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स हो उतनी ही इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, और उनकी सहायता से हम 3 इक्वेशंस को इंडिविजुअल सॉल्व करके भी कर सकते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो सिचुएशन है जिसके अंदर होने वाले सारे फोर्सेस का ऐड तो 0 होता ही होता है, लेकिन उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट इन डिफरेंट डायमेंशंस भी का भी सम, वेक्टर सम क्या होगा, 0 ही होगा। यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इसी कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो फोर्सेस वगैरह है उनको 2 डायमेंशंस में ही करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन की बात आ जाती है। तीसरे डायरेक्शन को हम अवॉइड, यानी कि 12th लेवल तक आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हम 2 सिचुएशन में ही करेंगे। ठीक है, हो गया वेक्टर सम, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम एक क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो तब ही हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया कंसेप्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो सिचुएशन है तब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन दैट पॉइंट इज 0, वो उस पॉइंट के ऊपर 0 होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कोई नेट फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स नहीं होता तो वहां पे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो रेस्ट पे रहेगी चीज, यानी उसमें कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, और उसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप, एक एग्जांपल क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कोई हमारा ये सरफेस है, मान लीजिए, है ना, इस सरफेस से हमने क्या कर रखा है, एक रस्सी के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को लटका रखा है। ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का। ठीक है, अब इस पे हमने क्या कर दिया, ये 2 मीटर की इसके रस्सी के द्वारा, एक स्ट्रिंग के द्वारा इसको लटकाया गया ऑब्जेक्ट को। अब इस पे हमने क्या किया, एक जस्ट मिडिल पे, ये मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट है P मान लीजिए, इस पे क्या किया हमने, एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है, ये फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का अप्लाई किया। तो अब देखिए 50 न्यूटन का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये रस्सी इधर की तरफ मूव करेगी, तो सिचुएशन क्या बनेगी,
ठीक है, ये हैंगिंग सरफेस थी, तो ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी, यही होगा, इस तरह से इंक्लाइंड होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे लटका हुआ है 2 kg, इसको 2 kg का ऑब्जेक्ट कह देंगे मान लीजिए। अब ये सिचुएशन है, अब इस फोर्स को हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने से क्या होगा, ये रस्सी क्या होगा, थोड़ा आगे की तरफ जाएगी, इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी, ये इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इंक्लाइंड होने के बाद क्या होगा, एक ऐसी इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी, तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना ये बंद हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ना बंद हो जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब ये कंडीशन यहां नहीं थी, देखिए आप, यहां क्या हो रहा था, ये नेट फोर्स था, लेकिन ये जब फोर्स ने अपना काम कर दिया, अपना जितना इस फोर्स की क्षमता थी उतना इसके अंदर क्या कर दिया, मूवमेंट ले आया, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेके आ गया, इस रस्सी के अंदर मूवमेंट आ गया, आने के बाद एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई, और इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो डिफरेंट फोर्सेज है या जो कुछ भी है उनको फाइंड आउट करना है, या कुछ जो भी एंगल्स वगैरह है उनको फाइंड आउट करना है कि भाई ये कितना झुकेगा, क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन क्या है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में है, ठीक है, उसे पढ़िएगा। यहाँ मैं बता ही रहा हूँ आपको, ये वैल्यू चेंज रहेगी, इसके द्वारा कुछ कंसेप्ट सीखने को हमें मिलेंगे। सबसे बेस्ट है इक्विलिब्रियम का, और इक्विलिब्रियम में भी मैंने जो आपको पार्टीशंस किया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसका इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यानी कि इसमें क्या है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्वेश्चंस वो है कि फाइंड एंगल विथ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल बताइए। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो बताइए, हमें ये बताना है, क्वेश्चन यही है। या फिर ये भी कह सकते हैं भाई एंगल विथ सरफेस बताइए, ठीक है, ये एंगल बताइए या ये एंगल बताइए, 1 और 2, कोई सा भी एंगल, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो यही पूछे। मैंने बोला वर्टिकल के साथ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, हॉरिजॉन्टल के साथ बताइए, ठीक है। तो यानी कि कोई सा भी एंगल का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कोई आपको स्ट्रिक होने की जरूरत नहीं है भाई कौन सा पूछा है, दोनों ही निकाल देते हैं, दोनों ही निकाल लेंगे। ये है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे जितने भी कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको बनाएंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को भी ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए आप ये पॉइंट ले लेते हैं हम P, इसी पॉइंट को ले लेते हैं P कोई। अब P पॉइंट को मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए आप, ये मान लीजिए P पॉइंट है ये, ठीक है, ये P पॉइंट है। अब P पॉइंट पे देखिए फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। P पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, या तो ये ऐसे लगाओगे तब भी एक ही बात है, और ये यहां से इधर लगा दिया तब भी एक ही बात है, क्योंकि देखिए मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, और फोर्स और एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसे हम डिस्प्लेस करके बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैंने फोर्स ये ऐसे लगा दिया, यहाँ पे क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है, लेकिन एक इफेक्ट एक ही रहेगा दोनों का, ठीक है। अगर मैं फोर्स को ऐसे दिखाता हूं तो ये तो पुल करता हुआ फोर्स होगा, और ये ऐसे करता हूं तो वो एक खींचता हुआ है ना, पुल करता हुआ, और ये यहाँ पे पुश करता हुआ फोर्स होगा, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फोर्स एक इस डायरेक्शन में हो गया, और हम चाहते तो ऐसे भी बता सकते थे। अब दूसरा यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है इस वेट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये तो T1 हो गई और ये T2 हो गई, 2 तरह की टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। इस पॉइंट की वजह से इसके ऊपर एक अलग टेंशन क्रिएट होगी, और इस पॉइंट की वजह से इस नीचे अलग टेंशन क्रिएट होगी। वो टेंशन किसकी वजह से क्रिएट होगी, इस मास की वजह से क्रिएट होगी, ठीक है, जो ये मास लटका हुआ है इसकी वजह से होगी। एंड हमें G इक्वल टू ले लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है, G की वैल्यू हमें ये लेनी है, ठीक है। ये 2 kg मास है। अब इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे कितने हैं, ध्यान से देखिए आप, 2, 1 और 2,
2 है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 2 में भी क्या है, 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो हमें क्या होगा यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से 2 इक्विलिब्रियम सिचुएशन मिली हुई है। ठीक है, 2 इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इस पे भी ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन अलग है और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन अलग है। दोनों ही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ना ये मूव कर रही है ना ये मूव कर रही है। तो हम जो इक्वेशंस जो बनाएंगे वो क्या करेंगे, 2 के हिसाब से बनाएंगे। और तीसरी हम और बना सकते थे, तीसरी बन जाएगी, वो कैसे बनेगी, वो बनेगी तीसरी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बनाए तो तीसरी इक्वेशन भी बन जाएगी। यहाँ पे 2 बन सकती है, 2 और बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लेते हैं सबसे पहले इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में देखिए अब क्या है, जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी तो वहां पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक देखिए फोर्स लग रहा है mg यानी 2g फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे T1 जो लग रहा है टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऑपोजिट होती है। तो ये टेंशन की डायरेक्शन T1 की डायरेक्शन हो गई ये, यानी कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T1 = 2g। यहां पे क्या हो गया, T1 = 2g है। ठीक है, T1 की डायरेक्शन देखिए ध्यान से, इस T1 टेंशन की डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऑपोजिट होती है। तो T1 = 2g हो गया है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, जो वैल्यू है वो 2g है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है इस पॉइंट की। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, पॉइंट P की बात करते हैं। पॉइंट P पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन में फोर्सेस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 2 डायरेक्शन में ऐसे होगा कि ये जो T2 है इसका हम क्या कर, बाकी सबका तो देखो ये P, ये जो फोर्स है ये आपका जो ये F फोर्स है 50 न्यूटन का, ये तो क्या हो रहा है एक डायरेक्शन में ही है। तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या हो गया, नील। तो 50 न्यूटन जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा 0। तो इसका तो हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर ही नहीं सकते। अब क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स बचा है T2, तो T2 की डायरेक्शन इस पॉइंट की डायरेक्शन में देखो हमेशा ऑपोजिट में होती है। तो T2 की डायरेक्शन है ये, इसका हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये हो गया T वर्टिकल और ये हो गया T इधर अगर हम करते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्या किया था, इस फोर्स को थोड़ा सा ऐसे करने की, इसको यहाँ यूँ दिखाने के लिए किया था ताकि कंफ्यूज ना हो। हम ऐसे भी दिखा सकते थे 50 न्यूटन को, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन। तो ये T को क्या कर सकते हैं, T का ये हो गया डायरेक्शन, ये T हॉरिजॉन्टल, इसके 2 कंपोनेंट हो गए। तो देखिए आप, अगर ये थीटा एंगल है, इसको थीटा एंगल ले लेते हैं, ये थीटा एंगल है तो T वर्टिकल क्या हो गया, T2 इसके साथ है cos थीटा, T2 cos थीटा हो गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, T2 sin थीटा। ठीक है, T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो गया T2 sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया T2 cos थीटा। अब ये P पॉइंट भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका वेक्टर सम 0 होगा। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा मिल जाएगी। तो देखिए क्या होगा, अब हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या हो जाएगा, T2 sin थीटा = 50 न्यूटन, ये एक इक्वेशन बन गई। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई कि T2 cos थीटा = T1। अब ये T1 की डायरेक्शन इस सिचुएशन में ये हो जाएगी। यही टेंशन की खासियत है, कभी भी T की डायरेक्शन 2 वे डायरेक्शन होती है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, 2 वे होती है, ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, T इज 2 वे फोर्स। ठीक है, T टेंशन हमेशा क्या 2 वे फोर्स है और इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू
ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी ऑपोजिट होगी। देखिए यहां हम जब T1 की बात कर रहे थे तो डायरेक्शन इसकी इधर थी, और जब यहां इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर T की बात कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये T की डायरेक्शन क्या होगी। तो T की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है और हमेशा ऑपोजिट इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी। तो यहां पे देखिए आप T वर्टिकल की बात हो रही है तो T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1। ठीक है, तो अब देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में T1 इज इक्वल टू 2G इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं, तो यानी T2 cos थीटा इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है T2, ये यानी कि मैं यहां ले लूं सब कुछ, ये यहां ले लेता हूं। इसको इससे डिवाइड किया तो ये T2 ये क्या बना, T2 साइन थीटा अपॉन T2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2। यही हुआ। तो ये T2 से T2 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 5/2। यानी 5/2 का आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जिस पॉइंट पर 5/2 वैल्यू होगी थीटा की, वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यानी हमने क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया है, थीटा हो गया ये। अब क्वेश्चन ये था फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल डायरेक्शन। तो स्ट्रिंग का वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बताना है, तो वो हो गया ये। अगर क्वेश्चन होता फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हम क्या करते, वो हमारा एंगल हो जाता एंगल 2 इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो जाता 90 माइनस tan इनवर्स 5/2। तो ये हमें ये एंगल मिल जाता। यानी कि क्वेश्चन में हमें कोई सा भी एंगल फाइंड आउट करने को कहता था, हम फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, देखने में एक बार देखने में आपको बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर कंसेप्ट को आपने क्लियर कर रखा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनता जाएगा। कंसेप्ट गलत नहीं रखने, कंसेप्ट बताया मैंने आपको, हमारी टैगलाइन, इसीलिए हमारी टैगलाइन है जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। अगर कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इसकी सहायता से हमने क्या कर दिया, एंगल निकाल लिया है और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी हमने समझ लिया है। साथ ही साथ हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अलग अलग किया। वो क्यों किया, ताकि क्या हो, हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा मिल जाए। तो देखिए आप, अगर हम ऐसा डिवीजन नहीं करते तो हमें क्या होता, हमें केवल एक ही दो ही इक्वेशन मिलती, लेकिन हमें अलग अलग करने से क्या हो गया, यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गई और 3 इक्वेशन की सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो, और जो इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब रोटेशनल चैप्टर आएगा तब हम करेंगे, उस समय करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होती है। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।